आज हम भारत की मिट्टी और उसके फसल चक्र के विज्ञान की परतों को उधेड़ने वाले हैं। ये जो आपने अंडरग्राउंड मैप वाली बात कही ना, ये बिल्कुल सटीक है। हम अक्सर मिट्टी को सिर्फ धूल या गंदगी मान लेते हैं। हाँ, वो तो है। जबकि असल में ये एक बेहद जटिल, जीवित और लगातार सांस लेने वाला इकोसिस्टम है। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आज़ादी के तुरंत बाद ही हमारे नीति निर्माताओं को ये बात समझ आ गई थी। अच्छा, मतलब शुरुआत से ही। बिल्कुल, उन्हें अंदाजा था कि देश का भविष्य कारखानों से ज्यादा इस मिट्टी पर टिका है। तभी तो 1953 में ही केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी। 1953? बिल्कुल। मतलब बहुत पहले। हाँ, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ जमीन को बचाना नहीं था, बल्कि उस नींव को सुरक्षित करना था जिस पर पूरे देश का भूगोल टिका था। सही बात है। और जब हम इस नींव को वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं ना, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICAR कहते हैं, उनका वर्गीकरण तस्वीर को एकदम साफ कर देता है। हाँ, ICAR ने जो 8 प्रमुख वर्ग बनाए हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि इन 8 में से सिर्फ 4 मिट्टियां, जलोढ़, काली, लाल और लेटेराइट, ये अकेले भारत का 80% हिस्सा घेर लेती हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? और इनमें भी जलोढ़ मिट्टी सबसे आगे है। मतलब ये अकेले 43% भाग पर फैली है। जी, नहीं कैसे? देखिए, इसके पीछे लाखों सालों का भूगर्भीय विज्ञान काम कर रहा है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, जिसे इंग्लिश में एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। हाँ, एलुवियल सॉइल, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा से वहां मौजूद थी। असल में ये हिमालय के पहाड़ों का चूरा है। पहाड़ों का चूरा? मतलब नदियां इसे लेकर आती हैं। हाँ, एकदम सही। जब गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, तो पानी की इतनी ताकत होती है कि वो चट्टानों को घिसकर एकदम बारीक पाउडर में बदल देती है। अरे वाह! इस बारीक गाद को हम सिल्ट कहते हैं। और हजारों सालों से ये नदियां हर साल बाढ़ के जरिए खनिजों से भरी यही सिल्ट उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बिछाती आ रही हैं। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार की जमीन इतनी उपजाऊ है। बिल्कुल, ये पूरी जमीन इसी सिल्ट से बनी है और यही कारण है कि वहां धान, गेहूं और गन्ने की इतनी बम्पर पैदावार होती है। जलोढ़ मिट्टी के इस फैलाव को देखकर ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही मजेदार तुलना आ रही है। अच्छा, क्या? स्रोतों के हिसाब से इसके 2 हिस्से हैं, खादर और बांगर। खादर वो जमीन है जो नदी के बिल्कुल पास है, और बांगर वो है जो थोड़ी ऊंचाई पर है। जी, पुरानी मिट्टी। तो क्या हम कह सकते हैं कि खादर एक तरह का नया स्मार्टफोन मॉडल है, जिसे नदी हर साल बाढ़ के जरिए एकदम ताजा और उपजाऊ सॉफ्टवेयर अपडेट देती है? अरे, ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी तरफ बांगर वो आउटडेटेड मॉडल है जो काम तो कर रहा है, लेकिन ऊंचाई पर होने के कारण उसे अब पानी का नया अपडेट नहीं मिल रहा है। हाँ, ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझाता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। विज्ञान की भाषा में इस अपडेट को ही गाद का जमाव कहते हैं। राइट। खादर की जमीन को हर साल नई मिट्टी की परत मिलती है, इसलिए वहां किसानों को बाहर से खाद डालने की कम जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच भी है। पेच? कैसा पेच? ये मिट्टी भले ही इतनी विशाल और उपजाऊ हो, लेकिन प्रकृति ने इसमें एक चीज की भारी कमी छोड़ दी है। अच्छा। हाँ, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। मतलब जो मिट्टी पूरे देश का पेट भर रही है, उसी में मुख्य पोषक तत्वों की कमी है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद उस 1 नंबर की अहमियत समझ आती है, जैसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पीएच स्तर। एकदम सही दिशा में जा रहे हैं आप। कृषि विज्ञान कहता है कि आदर्श पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। हाँ, मतलब पीएच एक चाबी की तरह काम करता है, जो जड़ों के लिए भोजन के दरवाजे खोलता है। थोड़ा मध्य और दक्षिण भारत के पठारों की तरफ चलें तो वो मिट्टी आती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, काली मिट्टी। हाँ, काली मिट्टी, जो खुद अपनी जुताई करती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। लेकिन कोई निर्जीव चीज हल कैसे चला सकती है यार? ये बहुत जादुई लगता है ना? लेकिन इसका रहस्य इसके कणों की बनावट में छिपा है। अच्छा। काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावे से बनी चट्टानों के टूटने से पैदा हुई है। अच्छा, लावा से। हाँ, और इसमें क्ले यानी चिकनी मिट्टी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जब बारिश होती है ना, तो ये स्पंज की तरह पानी सोखकर बुरी तरह फूल जाती है और एकदम चिपचिपी हो जाती है। लेकिन असली विज्ञान तब शुरू होता है जब बारिश रुकती है और तेज धूप निकलती है।
तो क्या धूप पड़ने पर ये मिट्टी सिकुड़ना शुरू कर देती है? एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे ही नमी उड़ती है, ये मिट्टी तेजी से सिकुड़ती है और इस सिकुड़न की वजह से जमीन में बहुत गहरी और चौड़ी दरारें फट जाती हैं। दरारें? हाँ, और ये दरारें इतनी गहरी होती हैं कि हवा की ऑक्सीजन सीधे मिट्टी की सबसे निचली परतों तक पहुंच जाती है। अरे वाह! अब सोचिए, एक किसान खेत में जुताई क्यों करता है? मिट्टी को उलटने पलटने के लिए, ताकि उसमें हवा जा सके। बिल्कुल। और काली मिट्टी ये काम दरारों के माध्यम से खुद कर लेती है। इसे ही सेल्फ प्लॉविंग या स्व जुताई कहते हैं। ये तो प्रकृति का एक अद्भुत तंत्र है, दरारों के जरिए सांस लेती हुई जमीन। हाँ, और कपास यानी कॉटन की खेती के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कपास के पौधे को लंबे समय तक नमी और जड़ों को भरपूर ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसीलिए शायद महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो दक्कन का पठार है, वहाँ कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। बिल्कुल, इसी काली मिट्टी की वजह से। अब उन दो मिट्टियों की बात करते हैं जो लाल दिखती हैं, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग तो उसमें मौजूद लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है ना? जी, आयरन ऑक्साइड। ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लगने पर उसका रंग बदलता है। लेकिन ये लैटराइट मिट्टी क्या है? इसका नाम थोड़ा अलग लगता है। देखिए, लैटराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ईंट। ईंट, ब्रिक। हाँ, और ये नाम बिल्कुल सटीक है। लैटराइट मिट्टी उन इलाकों में पाई जाती है जहां भयंकर बारिश होती है और तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मिट्टी पर क्या असर पड़ता है? इतनी तेज बारिश का असर ये होता है कि मिट्टी में मौजूद सारे मुलायम और उपजाऊ पोषक तत्व पानी के साथ धुलकर जमीन के बहुत नीचे चले जाते हैं। ओह, इसे शायद लीचिंग कहते हैं। एकदम सही, इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग के बाद जमीन के ऊपर बचता क्या है फिर? ऊपर सिर्फ लौह और एल्यूमिनियम के कठोर कण बच जाते हैं, और जब ये मिट्टी सूखती है ना, तो ये सचमुच ईंट की तरह पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। बाप रे! तो इसमें खेती कैसे होती होगी? अनाज उगाना तो बहुत मुश्किल होगा। अनाज उगाना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन प्रकृति ने इसका भी हल निकाला है। वो क्या? ये सख्त मिट्टी काजू की खेती और चाय के बागानों के लिए एकदम बेहतरीन साबित होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इन पेड़ों की जड़ें इस कठोर जमीन को भेद कर अपनी जगह बना लेती हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे बारिश का पैटर्न मिट्टी को बदल रहा है और फिर वो मिट्टी तय कर रही है कि वहां उगेगा क्या। बिल्कुल, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और बारिश और मौसम से ही जुड़ा है हमारी कृषि का सबसे बड़ा सिस्टम, फसल चक्र। जी, रबी, खरीफ और जायद। हाँ, सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ महीनों का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये एक तरह का सर्वाइवल सिस्टम है जो हमारे मॉनसून के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। एकदम सही कहा आपने। और इसमें सबसे प्रमुख है खरीफ का मौसम, जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है। मॉनसून के आने के टाइम पर। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि धान जैसी खरीफ फसलों को एक प्राकृतिक स्टार्टर मोटर की जरूरत होती है, और वो मोटर है मॉनसून की भारी बारिश। सही बात है। धान उगाने के लिए खेत को पानी से लबालब भरना पड़ता है। मतलब कोई इसे जनवरी की सूखी ठंड में तो नहीं उगा सकता। बिल्कुल नहीं। और जब अक्टूबर नवंबर में मॉनसून विदा लेता है, तब खरीफ की कटाई होती है। और ठीक वहीं से रबी का मौसम शुरू होता है। जब अक्टूबर नवंबर में तापमान गिरने लगता है, तब गेहूं, जौ, चना और सरसों बोए जाते हैं। जी, क्योंकि गेहूं के बीजों को अंकुरित होने के लिए शुरुआत में ठंडे मौसम की जरूरत होती है। लेकिन इन दोनों के बीच जो तीसरा मौसम है ना, जायद, जो मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक चलता है, वो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। अच्छा, वो क्यों? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ जमीन को खाली ना छोड़ने का एक तरीका है, लेकिन अगर कोई इस मौसम की फसलों को देखे, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, तो ये सिर्फ खेती नहीं बल्कि विकासवाद या इवोल्यूशन का एक हैक लगता है। अरे वाह, इवोल्यूशनरी हैक! ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? जरा सोचिए, मार्च से जून के बीच भारत में भीषण गर्मी होती है, लू चलती है, नदियां सूखने लगती हैं। हाँ, वो टाइम तो सबसे मुश्किल होता है। ऐसे में धान या गेहूं तो उग नहीं सकता, तो प्रकृति ने क्या किया, उसने इस शुष्क मौसम का इस्तेमाल उन फलों को उगाने के लिए जो 90% पानी से बने हैं। ककड़ी। हाँ, इनकी जड़ें जमीन के बहुत नीचे से नमी खींचकर उसे एक फल के रूप में सुरक्षित कर लेती हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे भीषण गर्मी में भी इंसानों और जानवरों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। सच में? तरबूज असल में गर्मियों के लिए पानी के प्राकृतिक स्टोरेज टैंक हैं। बिल्कुल।
अब जब हमने मिट्टी, बारिश और मौसम के इस पूरे ताने बाने को समझ लिया है, तो जरा इसके नतीजों पर नजर डालते हैं। जी, जो नए आंकड़े आए हैं। हाँ, 2024-25 के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि ये सारा विज्ञान जमीन पर कैसे काम कर रहा है। और पता है, कुछ आंकड़े पहली नजर में गणित के हिसाब से बिल्कुल उल्टे लगते हैं। आप उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल वाले चावल के आंकड़े की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल वही। वो आंकड़ा अक्सर लोगों को चौंकाता है। मतलब पूरे भारत में धान की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्रफल यानी एरिया उत्तर प्रदेश के पास है। जी। लेकिन जब बात कुल उत्पादन या यील्ड की आती है, तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर बैठ जाता है। ये एरिया बनाम यील्ड का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ऐसे क्यों है कि कम जमीन होने के बावजूद पश्चिम बंगाल ज्यादा चावल पैदा कर रहा है? देखिए, ये सिर्फ जमीन के आकार का खेल नहीं है। ये जलवायु और मिट्टी के परफेक्ट कॉम्बिनेशन का नतीजा है। वो कैसे? उत्तर प्रदेश बहुत विशाल है, इसलिए खेती का कुल क्षेत्र बड़ा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति देखिए, वहां गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल डेल्टा है। जलोढ़ मिट्टी बेहद उपजाऊ है, और सबसे बड़ी बात, वहां साल भर उच्च नमी और बारिश रहती है। इस नमी के कारण पश्चिम बंगाल के किसान एक ही साल में धान की 2 से 3 फसलें तक काट लेते हैं। ओह, एक ही साल में 3 फसलें? हाँ, जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से एक ही बड़ी फसल होती है। इसलिए कम जमीन होने के बावजूद पश्चिम बंगाल का कुल उत्पादन यूपी को पीछे छोड़ देता है। क्या बात है। हालांकि उत्तर प्रदेश को इस बात का ज्यादा मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गेहूं और गन्ना उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी है। बिल्कुल। गन्ने की इसी बम्पर पैदावार की वजह से यूपी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां प्रकृति किसी एक राज्य को ऐसा भौगोलिक एकाधिकार दे देती है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। आप कर्नाटक की कॉफी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब पूरे भारत की 70% कॉफी सिर्फ एक राज्य कर्नाटक में पैदा होती है। ये मोनोपोली कैसे बनी? ये मोनोपोली किसी जादू से नहीं, बल्कि भूगोल की वजह से मिली है। अच्छा। कॉफी के पौधे को एक बहुत ही खास तरह का कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। उसे ढलान वाली जमीन चाहिए ताकि जड़ों में पानी ना रुके। लेकिन साथ ही तेज बारिश, एक खास तापमान और छाया की भी जरूरत होती है। अब पश्चिमी घाट का जो हिस्सा कर्नाटक में आता है, वहां लेटेराइट और लाल मिट्टी का मिश्रण है। ओह, तो वो परफेक्ट मैच बन जाता है। बिल्कुल। ये पूरी परिस्थिति कॉफी के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इकोसिस्टम में से एक बन जाती है। इसी तरह आप असम को देखिए, वहां की ढलान और मिट्टी ने उसे चाय के उत्पादन का निर्विवाद नेता बना दिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। ICAR की 8 मिट्टियों से लेकर खुद जुताई करने वाली काली मिट्टी तक। हाँ, और खादर के नए सिल्ट अपडेट्स, चीनी के कटोरे यूपी और 70% कॉफी उगाने वाले कर्नाटक तक, भारत की ये विविधता ही इसकी सबसे बड़ी आर्थिक ढाल है। एकदम सही। ये रबी और खरीफ का चक्र या pH का संतुलन सिर्फ किताबें नहीं हैं। ये वो गियर्स हैं जो इस देश की पूरी मशीनरी चला रहे हैं। बिल्कुल। जब हम समझते हैं कि बारिश, मिट्टी और तापमान कैसे आपस में बात करते हैं, तब हमें समझ आता है कि किसान असल में एक मौसम विज्ञानी और केमिस्ट दोनों की भूमिका निभा रहा है। और यही बात हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जो थोड़ा डरावना भी है और बेहद जरूरी भी। कौन सा सवाल? देखिए, हमने चर्चा की कि कृषि के लिए मिट्टी का आदर्श pH 6 से 7 के बीच होना चाहिए, और हमारी जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की प्राकृतिक कमी है, जिसे हम हरित क्रांति के बाद से लगातार रासायनिक खादों से पूरा कर रहे हैं। जी। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले दशकों में जब क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश का पैटर्न तेजी से बदलेगा और हम रसायनों का ऐसा ही इस्तेमाल करते रहेंगे, तो क्या ये हजारों साल पुरानी आदर्श मिट्टी अपना pH संतुलन बचा पाएगी? ये आज के समय का सबसे बड़ा कृषि संकट है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या 1953 में बना केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड और आज के आधुनिक तरीके इस नई चुनौती के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम उस मिट्टी को बचा पाएंगे जो हमारा पोषण कर रही है? कोई भी जो इस जानकारी को सुन रहा है, उसे ये खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि इसी जमीन पर और इसी pH संतुलन पर हमारा पूरा भविष्य टिका है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार जब आप जमीन को देखें, तो याद रखें, वो सिर्फ धूल नहीं है, वो एक जीवित इतिहास है। जुड़े रहें हमारे साथ।